नमस्कार। द नैरेटिव में आप सभी का स्वागत है। वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में अफगानिस्तान में जिस तरह से तालिबान ने कब्जा कर लिया है, यह पूरे विश्व के लिए एक बड़ा संकट दिखाई दे रहा है। विश्व के साथ-साथ भारत चूंकि अफगानिस्तान का पड़ोसी देश है और वहां पर इस तरह की राजनीतिक उथल-पुथल, चूंकि इसे राजनीतिक कहना थोड़ा इसे इस पूरे घटनाक्रम को कमतर करना होगा, लेकिन इस जो उथल-पुथल ने भारत के लिए भी एक बड़ी चिंता जगा दी है। वर्ष 2001 में जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अमेरिका में 9/11 का हमला हुआ, उसके बाद से अमेरिका सहित नाटो देशों ने अफगानिस्तान पर एक तरह से जंग छेड़ दी। वहां की तालिबान सरकार को पूरी तरह से हटा दिया और उसी दौरान तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने कांग्रेस में बयान दिया था कि हम हमारी सेना अर्थात अमेरिकी सरकार की सेना तब तक अफगानिस्तान में रहेगी जब तक अफगानिस्तान और पाकिस्तान के इस्लामिक चरमपंथी संगठन पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाते। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं, माहौल बदल चुका है, राष्ट्रपति बदल चुके हैं और अमेरिका की सेना अफगानिस्तान से वापस जा रही है। इस पूरे परिदृश्य में पूरे विश्व की नजरें अफगानिस्तान पर टिकी हुई है। भारत की सरकार भी लगातार अफगानिस्तान से भारतीय नागरिकों को निकाल कर ला रही है। ऐसे में हमारे देश में भी कई ऐसे लोग हैं जो आम लोग हैं, उन्हें जानना है, वो इच्छुक हैं कि आखिर वहां पर आने वाला भविष्य कैसा होगा, भारत के कैसे रिश्ते होंगे और आने वाले समय में कैसी गतिविधियां हमें देखने को मिलेंगी। इन्हीं सारे विषयों को लेकर आज का हमारा यह राष्ट्रीय वेबिनार आयोजित किया गया है। आज के इस राष्ट्रीय वेबिनार का जो मुख्य टाइटल है वो यही है कि अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी। आज के इस राष्ट्रीय वेबिनार में हमारे बीच मॉडरेटर के रूप में उपस्थित हैं विवेकानंद नरताम जी। विवेकानंद जी काफी लंबे समय से अध्ययन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के श्यामलाल कॉलेज से उन्होंने वो वहां पर सहायक प्राध्यापक हैं। इसके अलावा लगातार हमने उन्हें कई ऐसे ज्वलंत मुद्दों पर टिप्पणी करते, लेख लिखते और टिप्पणी करते हमने देखा है। इसके साथ ही वो टीवी मीडिया में लगातार राजनीतिक विश्लेषक की भूमिका भी निभाते आए हैं और देश विदेश के ज्वलंत मुद्दों पर वो लगातार लिखते रहे। मैं इस वेबिनार को आगे बढ़ाने से पहले सभी दर्शकों से अनुरोध करना चाहूंगा, यदि वो इस विषय से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं, इस विषय से संबंधित उनके कोई जिज्ञासा है, तो इस लाइव वेबिनार के कमेंट बॉक्स में आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके अलावा द नैरेटिव के ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर भी आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं विवेकानंद जी से अनुरोध करूंगा कि वो आज के इस विषय पर अपनी संक्षिप्त टिप्पणी करते हुए आज का इस विषय का इंट्रोडक्शन रखें। साथ ही आज के इस विषय पर जो हमारे बीच मुख्य वक्ता जो विषय रखने के लिए मौजूद हैं, उनका परिचय कराएं। विवेकानंद जी। सर्वप्रथम सतीश जी और शुभम जी नैरेटिव का जो भी दायित्व निभा रहे हैं वे और उनकी टीम, आपका अभिनंदन कि आपने अनेक सारे विषयों पर जो महत्वपूर्ण विषय है राष्ट्रीय दृष्टि से आप उन विषयों पर हमेशा ही समय समय पर आप इस प्रकार के वेबिनार करते रहते हैं और भारत भर में फैले हुए हमारे जो ऑडियंस है, हमारे दर्शक है, हमारे श्रोता है, जो चीजों को समझना चाहते हैं उन तक ये सारी बातें आप पहुंचाते हैं। इसलिए आपका, सतीश जी का और आपकी सारी टीम का अभिनंदन। आज का जो विषय है विथड्रॉवल ऑफ अमेरिका एंड द ट्विलाइट जोन, ये जो अफगानिस्तान से संबंधित विषय है। अफगानिस्तान से अमेरिकन फोर्सेस और नेटो फोर्सेस, जैसे अभी शुभम जी भी कह रहे थे, उनका यहाँ विथड्रॉ होना शुरू हो गया है। वे अमेरिका से जाना उन्होंने शुरू कर दिया है और इसका परिणाम ये हुआ कि जैसे ही अमेरिका वहां से जाने की घोषणा कर दी, अमेरिका ने अपनी भूमिका वहां पर समाप्त कर दी, वहां पर तालिबान ने और अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है। इसके दूरगामी परिणाम अंतरराष्ट्रीय राजनीति और भारत की विदेश नीति और भारत की आंतरिक सुरक्षा, मुझे लगता है इन चीजों पर भी है। इस विषय की पृष्ठभूमि अगर हम थोड़ी समझना चाहें तो 1996 में सबसे पहले ये तालिबान फोर्सेस, तालिबान का मतलब होता है कि विद्यार्थी, स्टूडेंट्स, ऐसा ये शब्द है पश्तो भाषा में, उर्दू से भी संबंधित होगा।
और ये तालिबान जो है, इसकी शुरुआत करने वाले लोग ये चाहते हैं कि शरिया को अफगानिस्तान में लागू करना है। और इसी दृष्टि से लेकर के उन्होंने एक लंबे समय से वहां पर अफगानिस्तान में जो भी सरकारें रही थी, उन सरकारों के खिलाफ युद्ध छेड़ा था। सबसे पहली बार उन्होंने वहां की सरकारों को हटाते हुए पहली बार उन्होंने जो सत्ता हस्तगत की थी वहां की, अफगानिस्तान की, वो 1996 में। और 1996 से लेकर के 2001 तक वो वहां का तालिबान का शासन जो है अफगानिस्तान में रहा था। हमें पता है कि 1996 के पहले वहां पर एक वामपंथी या फिर हम कह सकते हैं कुछ प्रोग्रेसिव विचारधारा के शासक वहां पर नजीबुल्लाह वगैरह इस प्रकार से लोग रहे थे। और उनकी सत्ता को हटाते हुए, उनकी सत्ता को डिथ्रोन करते हुए उन्होंने सत्ता हस्तगत कर ली थी। अब उसके पहले का थोड़ा-सा अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो अफगानिस्तान के इस पूरे भूप्रदेश को एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एक ग्रेट गेम करके देखा जाता रहा है। मतलब क्या हुआ कि इस भूमि को अपनी सामरिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अनेक सारी जो अंतरराष्ट्रीय सत्ताएं हैं, उन सत्ताओं ने हस्तगत करते हुए अपनी अंतरराष्ट्रीय राजनीति में जगह बनाने की एक वो भूप्रदेश बना दिया था। उसमें अपनी पॉलिटिक्स उन्होंने खेली। 19 1980s के जो दशक रहा है, 1980 का जो दशक रहा है, वहां पर जो रशिया से समर्थित वहां पर जो सरकार थी, उस सरकार के लिए जो खतरा बना था, इसलिए ये तालिबान ने ही जो खतरा निर्माण किया था, इसीलिए रशिया ने वहां पर हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया, वहां पर इंटरवेंशन करना शुरू कर दिया। अब चूंकि हम जानते हैं रशिया में उस समय वहां की जो परिस्थितियां थी वो भी बहुत उनके लिए भी बहुत ज्यादा पूरक नहीं थी। और रशिया खुद ही 1979 से लेकर के 1991 के बीच में रशिया खुद ही डिसइंटीग्रेट हो गया, रशिया खुद कोलैप्स हो गया। और जिसको हम सोवियत यूनियन या यूएसएसआर करके मानते थे, वो सोवियत यूनियन ने फिर बाद में वहां से अफगानिस्तान की भूमि से विथड्रॉ कर लिया, वो वापस जाने लगे। लेकिन सोवियत यूनियन को हराने के लिए अमेरिका ने एक प्रकार से तालिबान की मदद की, ये भी एक इतिहास है जिसे भुला नहीं जा सकता। और क्योंकि उनका ये मानना था कि सोवियत यूनियन ने वियतनाम का जो युद्ध हुआ था, अमेरिका अमेरिका का वियतनाम में जो युद्ध छिड़ा था, वियतनाम की मदद सोवियत यूनियन ने की थी, इसलिए वो बदला यहाँ पर लेना चाहते थे, ऐसा भी कहा जाता है। उसके अनेक सारे प्रमाण हैं। तो ये सारी चीजें देखते हुए हुआ यूं कि रशिया का एक पराजय हो गया, रशिया वापस चला गया और वहां पर तालिबान की सत्ता 1996 में 1996 में आई, मैंने कहा है, और 2001 तक फिर चली। हम जैसा कि हम जानते हैं 2001 में जो 9/11 हम कहते हैं कि 9 सितंबर 2001 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन वहां के जो सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण उनका जो आर्मी का हेडक्वार्टर्स, उनकी डिफेंस फोर्सेस का हेडक्वार्टर्स है। और जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वहां के जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे अमेरिका के व्यापार का केंद्र है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, ये दो महत्वपूर्ण बिल्डिंग, ये जो इमारतें थे, इन इमारतों पर तालिबान और अल कायदा इनके टेररिस्ट ने मिलकर के वहां पर अमेरिकन फोर्सेस को ही, अमेरिकन प्लेन्स को ही हाईजैक करके वहां पर उन्हें कोलैप्स कराया था। और वो दोनों भी बिल्डिंगें वहां पर नेस्त नाबूद हो गई। और हमने वो बहुत सारे विजुअल्स जो है हमने देखे होंगे कि किस प्रकार पत्तों की तरह वहां पे लोग गिर रहे थे, अनेक सारे लोग वहां पर मर गए। अब इसका एक प्रकार से बदला लेने के लिए अमेरिका ने 2001 में अफगानिस्तान पर आक्रमण किया। तो 2001 से लेकर के अभी 2021 तकरीबन ये 20 साल का समय है। अमेरिका प्रणीत या फिर अमेरिका के मार्गदर्शन में चल रहा हमारा जो शासन था, पहले हामिद करजाई वहां के प्रेसिडेंट थे, अभी वो अशरफ गनी वहां के प्रेसिडेंट थे। इनके नेतृत्व में एक प्रकार की से सरकार चली। अब सोचने की बात यह भी है कि 20 सालों तक अमेरिका ने वहां पर अगर मिलिट्री ट्रेनिंग दे रखी है, प्रशासन करने वाले लोगों को एक प्रकार का प्रशिक्षण दे रखा है, तो वो उनके जाने के 2-3-4 हफ्तों में ही किस प्रकार से वो तालिबान एक ही झटके में वहां पर कब्जा कर लेता है, ये भी एक सोचने का विषय है। इसी के साथ में
अमेरिका के विथड्रॉ करने के बाद जिस प्रकार से तालिबान ने 17 अगस्त 2021 को जिस प्रकार से उन्होंने काबुल पर अपना कब्जा बना लिया और अब वो अफगानिस्तान के एक प्रकार के तालिबान शासक बन चुके हैं। अब ये अनेक सारे प्रश्न जो है अंतरराष्ट्रीय राजनीति में और जो मानवीय सुरक्षा, ह्यूमन सिक्योरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट, इस प्रकार के अनेक सारे जो कॉन्सेप्ट्स है, ये बातों को लेकर के एक नए से एक विचार की प्रक्रिया शुरुआत होगी। इन सब विषयों पर मुझे लगता है कि आज के जो प्रमुख वक्ता है डॉक्टर मनन द्विवेदी सर, ये अच्छे से प्रकाश डालेंगे। मैं भी आपकी तरह उनको सुनने के लिए ही इस कार्यक्रम में जुड़ा हूँ। मैं कोई मुख्य वक्ता नहीं था। मैं शुभम जी का और नैरेटिव की टीम का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे थोड़ा-सा प्रास्ताविक करने के लिए और डॉक्टर मनन द्विवेदी सर का परिचय कराने के लिए मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया है। डॉक्टर मनन द्विवेदी सर, आज के कार्यक्रम में उनका परिचय करते हुए मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। व्यक्तिगत स्तर पर भी उनका मुझे मार्गदर्शन सदैव मिलता रहा है। एक बड़े भाई और वरिष्ठ मित्र के नाते सदैव उन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया हुआ है। साथ ही में क्योंकि मैं भी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का छात्र रहा हूँ, वे मेरे सीनियर रह चुके हैं। इस प्रकार से भी एक संस्था से जुड़े होने के नाते हमारा एक नाता रहा ही है। उन्होंने सेंटर फॉर अमेरिकन एंड लैटिन अमेरिकन स्टडीज, ये जो एक अध्ययन केंद्र है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में, उस अध्ययन केंद्र से उन्होंने पीएचडी की है। वे अंतरराष्ट्रीय संबंध, भारत एवं अमेरिका की विदेश नीति और इसी के साथ में भारत की परमाणु नीति, शासन से संबंधित मुद्दे, इश्यूज रिलेटेड टू गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस में क्रिटिकल थ्योरी आदि के वे गहन अध्येता भी है और इस गहन अध्येता के रूप में उन्होंने विद्वानों के जगत में अपनी ख्याति प्राप्त कर रखा है उन्होंने। वर्तमान में वे भारत सरकार के लोक प्रशासन संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सहायक प्राध्यापक के रूप में वे कार्यरत हैं। उन्होंने अनेक सारे पत्रिकाओं में और एडिटेड बुक्स में अनेक सारी किताबें प्रकाशित की है। उन्होंने जो शोध प्रबंध प्रकाशित किए हुए हैं, उनके शोध प्रबंध जिन पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए उनमें से कुछ नाम मैं आप लोगों के लिए बता दूं। इंडियन जर्नल ऑफ एशियन अफेयर्स, जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डायस्पोरा स्टडीज, जर्नल ऑफ थर्ड वर्ल्ड स्टडीज, इंडियन पुलिस जर्नल, इंडियन जर्नल ऑफ अफ्रीकन अफेयर्स। इस प्रकार से कई सारे जर्नल्स में, साप्ताहिक और मासिक पत्रिकाओं में, जो अंतरराष्ट्रीय ख्याति की मासिक पत्रिका या साप्ताहिक पत्रिका है, उनमें उनके शोध प्रबंध प्रकाशित है। इसी के साथ में उन्होंने अनेक सारी किताबें भी लिखी है। सारी किताबों को तो यहाँ पर समय की हम चाहते हैं कि हम उनको ज्यादा से ज्यादा सुने, इसलिए सारी किताबों का नाम तो हम नहीं बता पाएंगे। लेकिन जिन किताबों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक प्रकार से यश और कीर्ति प्राप्त की है, उनमें से कुछ किताबों का मैं यहाँ पर नाम आपके लिए बता दूं। उन्होंने इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स टू साउथ एशिया, ट्रम्प्स अमेरिका, डिप्लोमेसी एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज, सेरेंडिपिटी एंड द अमेरिकन ड्रीम, इंटरनेशनल रिलेशंस और इसी के साथ कई सारी किताबें उन्होंने प्रकाशित की। इसी के साथ में जो एडिटेड किताबें हैं, आज तक करीबन 50 चैप्टर्स जो है अनेक सारे एडिटेड बुक्स में उनके प्रकाशित हैं। इसी के साथ में इंडियन पुलिस सर्विस की जो आईपीएस, हम इंडियन यूपीएससी से जो आईपीएस और आईएएस ऑफिसर्स जो चुने जाते हैं, आईएएस ऑफिसर्स की जो ट्रेनिंग मसूरी में होती है और आईपीएस ऑफिसर्स की ट्रेनिंग हैदराबाद में होती है, हैदराबाद पुलिस अकेडमी में। इन दोनों भी अकेडमीज में वे हमेशा ही जाते रहे हैं और आईएएस और आईपीएस और सीनियर आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स को भी वो ट्रेनिंग देते रहे हैं। इसी के साथ में भारतीय विदेश सेवा के जो अधिकारी है उनकी भी वो ट्रेनिंग करते रहे हैं। इसी के साथ में डिफेंस फोर्सेस में हमारे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जो ऑफिसर्स हैं उनको भी वो ट्रेनिंग देते रहे हैं। आज मैं अपने आप को सौभाग्यशाली और गौरवान्वित भी महसूस करता हूं कि मैं उन्हें यहाँ पर आज के कार्यक्रम में अपना वक्तव्य देने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ। धन्यवाद सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद।
नमस्कार। मैं सबसे पहले आई वुड लाइक टू थैंक द एंटायर पोर्टल, that is the narrative which has invited me to speak on this particular topic. अगर हम देखें तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं हिंदी और अंग्रेजी, दैट इज इंग्लिश, इसमें मैं बात करने का प्रयत्न करूंगा, इसमें मैं बात करने का प्रयास करूंगा। तो अगर हम और जहाँ तक इतने बड़े बायोडेटा की बात है, विवेकानंद जी ने बहुत बड़ी-बड़ी बातें बोली, पर उसमें ये है कि हम लोग आईएएस, आईपीएस और ब्रिगेडियर लेवल ऑफिसर्स को अगर सिर्फ आर्मी को देखें, उनको पढ़ाते हैं और उनको इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और जो वैश्विक परिदृश्य है, उनसे अवगत कराते हैं। तो अफ़गानिस्तान को अगर हम देखें तो हम ये पाएँगे कि एक तरीके से अफ़गानिस्तान शुरू से अगर हम देखें, व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड इज़ दैट द ग्रेट गेम हैज़ बीन वन ऑफ द मेजर elements which has really gone on to trouble the country, that is Afghanistan. There have been several powers. There have been several powers. One of them happens to be what do you call Soviet Union. The other one happened to be Great Britain. तो ये जो दोनों पावर्स थे, ये आपस में युद्धरत रहा करते थे और एक तरीके से इन लोगों की मंशा ये थी कि अफगानिस्तान को एक सॉवरेन, इंडिपेंडेंट और एक सेल्फ सफिशिएंट और एक थ्राइविंग और प्रॉस्परस कंट्री के रूप में कभी भी अफगानिस्तान आगे नहीं बढ़ पाए, क्योंकि इसकी यूटिलिटी इन दोनों राष्ट्रों ने रखी थी एक बफर स्टेट की तरह। और इसमें हम ये पाएंगे कि 1820 में विलियम बेंटिक, जो इंडिया के गवर्नर जनरल थे, उनको आदेश मिले, उनको इंस्ट्रक्शंस मिले एलन बोरो से, विलियम एलन बोरो से, जो उस समय बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में थे ईस्ट इंडिया कंपनी के। और उन्होंने उनको ये बात बोली कि आप जल्दी से जल्दी अफगानिस्तान का कुछ इलाज कीजिए, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि वेस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट, नॉर्दर्न अफ्रीका और आगे चल के साउथ एशिया और जो अखंड भारत की हमारी परिकल्पना है, उस पूरे क्षेत्र पे, उस पूरे टेरेन पे रशिया काबिज होना चाहता है। रशिया वहां पे कब्जा करना चाहता है और इन्वेड करना चाहता है। तो उस संदर्भ में विलियम बेंटिक ने अपना एक लेटर लिखा विलियम एलन बोरो को। उन्होंने विलियम एलन बोरो को ये लिखा कि वी शुड बी अवेयर दैट अफगानिस्तान should already become the jewel of the British Empire. The British Empire which does not set in any of the directions, whether it be the east or whether it be the west. And what we should actually try to do, हमको क्या करना चाहिए कि जो उज़्बेक्स हैं, जो पश्तून्स हैं और जो ऑज़बेक्स हैं, ये एक अलग प्रजाति का एथनिक ग्रुप था ऑज़बेक्स, इन सबको हमको अपने कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए और हमको ऐसा काम करना चाहिए कि सोवियत यूनियन कभी भी साउथ एशिया के फ्रंटियर्स पे और साउथ एशिया के गेटवेज पे कभी भी आगे ना आने पाए। ये सारी बातचीत एपिस्टोलरी तरीके से हुई, लेटर्स के तरीके से हुई। और अगर हम देखें तो जो दो एंग्लो सिख वॉर हुए हैं, एंग्लो सिख वॉर में हम देखेंगे कि 1845 में प्रथम एंग्लो सिख वॉर हुआ, 1848 में द्वितीय एंग्लो सिख वॉर हुआ और उससे पहले भी एंग्लो रशिया वॉर हुआ 1838 में। पर जो ट्रीटी ऑफ एड्रियानापोल लाई गई रशिया और ब्रिटिश एम्पायर के बीच में, इसके चलते ये बात सामने आई कि दोनों देश एक दूसरे की सब प्रभुता और टेरेन में और क्षेत्र में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। पर सोवियत यूनियन, क्योंकि उस समय से एक डिक्टेटरशिप ही शुरू से रहा था, और ग्रेट ब्रिटेन जो पूरी तरीके से एक डेमोक्रेसी, वेस्टमिनिस्टर डेमोक्रेसी का मॉडल है, उन दोनों के बीच में लिबरलिज्म के चलते ये जरूरी और ये आवश्यक हो गया था। टू डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ थॉट्स थे दोनों कंट्रीज, टू डिफरेंट कल्चर्स थे, टू डिफरेंट सिविलाइजेशन थे, की प्रतिद्वंदिता अफगानिस्तान को लेकर हो रही थी। तो इसमें हम ये देखेंगे कि अफगानिस्तान को मैंने अपनी किताबों में, अपनी पुस्तकों में, अपने शोध पत्रों में
एक टर्म दिया है, उसे हम लोग कहते हैं ट्विलाइट जोन। ट्विलाइट जोन का मतलब है जैसे हम लोग जो रूरल बैकग्राउंड के भी हैं, तो गोधूली बेला होती है, उस समय क्या होता है कि गायें अपना अपना खान पान करके सारी काउज लौट रही होती हैं, और उसमें हम ये पाएंगे कि ना तो सुबह होती है ना रात होती है, ना दिन होता है ना रात होती है, दिन खत्म हो रहा होता है और रात्रि का उद्भव हो रहा होता है और दिन का पराभव हो रहा होता है। तो इस टर्म को मैंने यूज किया है, ट्विलाइट जोन को, जो डेफिनेटली एक अंग्रेजी शब्द है। इस टर्म को मैंने यूज किया है और मैंने ये बात सामने रखने की कोशिश की है, सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की है कि अफगानिस्तान में सॉवरेनिटी, संप्रभुता, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, टेरिटोरियल इंडिपेंडेंस और बॉर्डर और बाउंड्रीज, जो कि ट्रेस्के ने बोला है, इटालियन नेशनल स्कॉलर ने, और जेडब्ल्यू गार्नर ब्रिटिश स्कॉलर हैं जो राष्ट्रवाद पे लिखते रहे हैं, जो उन्होंने बोला है। तो ये सारी चीजें अफगानिस्तान के चरित्र से बिल्कुल ही नदारद हैं। अब क्योंकि ये अफगानिस्तान के चरित्र में नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि शुरू से एथनिक और ट्राइबल राइवलरीज वहां पे रही, इंडिजीनियस पीपल की वहां पे ट्राइबल राइवलरीज रही, पर लोगों ने लोया जिरगा के थ्रू अफगानिस्तान में एक होने का काफी प्रयत्न किया, काफी भरसक प्रयत्न किया। पर ये जो लोया जिरगा की जो सारी बातचीत है, इसको ग्रेट ब्रिटेन और सोवियत यूनियन के जो अधिकारी है रहे, जो इनकी आर्मी रही, जो इनके पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक और कूटनीतिक प्रयास रहे, इन्होंने कभी भी अफगानिस्तान को एक नया कंट्री, एक नया सिविलाइजेशन बन के उभरने नहीं दिया। तो इसमें हम देखेंगे कि ट्विलाइट जोन तो है ही अफगानिस्तान, साथ में एक अनफॉर्चुनेट कंट्री भी है। और जो अमेरिका का जो इंटरवेंशन है जिसकी बात की गई है, उसको ग्रेट गेम 3 कहते हैं। जैसे कि विवेकानंद जी ने अभी बातचीत की कि सोवियत यूनियन ने इन्वेड किया 1980s में अफगानिस्तान को, और उसके बाद पाकिस्तान के साथ मिलकर अमेरिका ने भी अपने अलग से मुजाहिदीन तैयार किए, जो बूमरैंग इम्पैक्ट के साथ साथ सितंबर 11 अटैक में उनके ऊपर वापस आके गिरे। एक तरीके से जो बूमरैंग एक बच्चों का खेलने का यंत्र होता है, खिलौना होता है, उसको हम आगे की तरफ फेंकते हैं तो चक्री की तरह डिस्क को, जो हम पार्क में बच्चे और पेरेंट्स खेलते हैं, वो डिस्क घूमकर वापस आपके पास आती है। वो डिस्क नहीं आती है, पर ये बूमरैंग आता है। तो जो इन्होंने, जो वेस्टर्न कंट्रीज तो मैं यहाँ पे नहीं कहना चाहूंगा, जो अमेरिका ने जो आघात किया सोवियत यूनियन के ऊपर, वही आघात उनके ऊपर हुआ सितंबर 11 में, वही आघात उनके ऊपर हुआ यमन में और तंजानिया के में उनकी शिप्स थे, वहां पे बॉम्बार्डमेंट हुआ, यूएसएस कोल पे बॉम्बार्डमेंट हुआ 98 और 2000 में। तो हम ये देखेंगे कि अमेरिका, अगर ग्रेट ब्रिटेन चला गया, उसका पराभव हो गया द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, तो उसके बाद अमेरिका ने वो जगह ले ली। पर अमेरिका को क्रिटिसाइज करना हमारा मुद्दा नहीं है। हम ये देखते हैं कि बहुत सारे एशियाई क्षेत्रों में और एशियाई राष्ट्रों में पूरी तरीके से अमेरिका को क्रिटिसाइज किया जाता है, अमेरिका की बुराई की जाती है, और अमेरिका इज लैम्पून्ड, रिडिक्यूल्ड एंड क्रिटिसाइज्ड एज अ हेजेमोनिक पावर। पर क्या सोवियत यूनियन, जो अभी व्लादिमीर पुतिन के अंडर में काम कर रहा है, क्या शी जिनपिंग जो कम्युनिस्ट पार्टी की एक तरीके से वहां पर अकेली ही काबिज है, डुअल पार्टी या मल्टी पार्टी सिस्टम को चाइना में पनपने नहीं दिया जाता है, तो क्या ये लोग ऑटोक्रेटिक नहीं है? क्या ये लोग डिक्टेटोरियल नहीं है? क्या ये लोग एक तरीके से डेमोक्रेटिक वैल्यूज के अगेंस्ट नहीं है? बिल्कुल हैं। और भारत और अमेरिका के बीच एक ऐसी डेमोक्रेटिक और वैल्यूज की और मूल्यों की साम्यता है, जिसके चलते भारत, अमेरिका, इजराइल, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सब इंडो पैसिफिक में आते हैं। इंडो पैसिफिक राष्ट्रों की तरह एक धुरी बनाने का प्रयत्न है, जिससे कि चीन की भारत को एनसर्कल करके, भारत को कंटेन करके, ये सारी राजनीति रही है चीन की। इस राजनीति को तोड़ने के लिए अमेरिका, भारत, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया साथ आए और इंडो पैसिफिक का इनिशिएशन करीब 8-10 वर्षों पूर्व किया गया। तो हम अफगानिस्तान पे वापस आते हैं। बहुत लोग कह रहे हैं कि इट इज द डेविड फ्रॉम्किन हुए हैं,
जो एक तरीके से बहुत बड़े हिस्टोरियन है, और उन्होंने टर्म यूज किया पहली बार द लॉन्ग वॉर। वियतनाम वॉर को जैसा विवेकानंद जी ने बोला डर्टी वॉर, वैसे हम लोग कहेंगे कि अमेरिका का जो इंटरवेंशन है अफगानिस्तान में, ये जो है एक तरीके का लॉन्गिश वॉर है। और हम इसमें बिडेन के ऊपर पूरी तरीके से अमेरिकी विड्रॉल की बात को नहीं थोपना चाहिए, क्योंकि फरवरी 2020 में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष थे, अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, and he entered into a kind of a treaty. He entered into a kind of a treaty with Kabul, with Ashraf Ghani and other people, so that they wanted to get into a deal, and they also had a deal with Taliban in Qatar. और इस डील में कहा गया कि अमेरिकी फोर्सेस 2021 सितंबर 11 तक लौट जाएंगी वापस अपने घर, वापस अपने स्थान पे लौट जाएंगी, वापस अपने बेसिस पे लौट जाएंगी, और अफगानिस्तान को वहां की जो वेस्ट सपोर्टेड गवर्नमेंट है, अशरफ गनी की जो गवर्नमेंट है, और पहले दो प्रधानमंत्री हुआ करते थे, अशरफ गनी और अब्दुल्ला, इनके हाथों छोड़ दिया जाएगा। पर ये कोई भी आज तालिबान का जो राइज है, तालिबानी ताकतों का जो उद्भव है, इस पे आश्चर्यचकित होने का कोई भी मुद्दा सही नहीं माना जाएगा। वी शुड नॉट बी सरप्राइज्ड एट द राइज ऑफ तालिबान, because the American intelligence reports, the UN reports, and several other intelligence agencies in the Western countries, they had already forecasted long time back कि जैसे ही अमेरिका अगस्त 21 तक या 11 सितंबर 2021 तक निकल जाएगा काबुल से और अफगानिस्तान के एरिया से, टेरेन से, क्षेत्र से, तो वैसे ही वहां पर जो ANSF है, जो अफगानिस्तान नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस है, अफगानिस्तान पुलिस है, और अफगानिस्तान की जो लोकल डोमेस्टिक मिलिशिया है, जो काबुल के साथ होकर तालिबान के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, अपने आप ही 2-3 महीने में काबुल गवर्नमेंट का पराभव होना तय है। पर ये बात एक तरीके से अमेरिका का इंटेलिजेंस फेलियर भी है। ये एक तरीके से अमेरिका का इंटेलिजेंस फेलियर भी है, जिसमें हम लोग ये कह सकते हैं कि अमेरिका ने भी कोई बात, अमेरिका को भी इस बात के बारे में पता नहीं लग सका, ऐसा अंदेशा अमेरिकी लोग भी नहीं कर पाए, अमेरिकी व्हाइट हाउस नहीं कर पाया, पेंटागन नहीं कर पाया, उनकी CIA नहीं कर पाई कि छोड़ने से पहले ही, अफगानिस्तान को छोड़ने से पहले ही जो काबुल की गवर्नमेंट है उसका पराभव हो जाएगा, और एक तरीके से अमेरिका का रहना वहां पर जरूरी है। लेफ्ट के लोग, वामपंथी लोग एक R2P, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट नाम की जो नाम का जो प्रिंसिपल है, उसके बारे में बहुत बात करते हैं, और उसके बारे में ये कहते हैं कि R2P का मतलब है अमेरिका ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन का भेष भर के वियतनाम में, अफगानिस्तान में, इराक में और बाकी के कुछ मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में एंट्री लेता है, वहां पर इस्लामिक ताकतों को नेस्तनाबूद कर देता है, पर कंट्री को नेशनल बिल्डिंग की तरफ, नेशन बिल्डिंग की तरफ, राष्ट्र बिल्डिंग की तरफ अमेरिकी लोग नहीं ले जा पाते, जैसा कि इराक में हुआ। इराक में हम देखेंगे कि 2003 में सद्दाम हुसैन एक खड्ड में पाए गए, और उसके बाद बहुत पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन चले, और ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चले 2005 से 6-7 में फालूजा की लड़ाई हुई इराक में, और उस लड़ाई के बाद एक तरीके से अमेरिका सपोर्टेड गवर्नमेंट का बगदाद में उदय हुआ, और ये सरकार वहां पर चली, पर अमेरिका पूरी तरीके से नेशन बिल्डिंग के बिना वहां से भी लौट गया। मैं कोई इतना बड़ा विद्वान होने का दावा नहीं करता, पर फिर भी मैं ये बात कहूंगा कि अमेरिका ये आनी थी। अमेरिका का जो R2P का सिद्धांत है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट का, उसके चलते अमेरिका एक फिलैंथ्रोपिक कंट्री है, मतलब एक दयावान देश की तरह उसकी परिकल्पना वहां के प्रेसिडेंट्स ने की है। और यहाँ पर हमें बात बिल्कुल करनी चाहिए अमेरिकन ड्रीम की।
अमेरिकन स्पिरिट की, अमेरिकन ज़ीटगिस्ट की, अमेरिकन सोल की। अमेरिका एक तरीके का सबसे बड़ा, पहले जो 10 पायदान है देशों के, ये चाइना के राइस को हम छोड़ दें अगर, तो पहले जो राष्ट्रों के 10 पायदान है, उन पर अमेरिका ही आसीन है। अमेरिका ही आसीन है, जो अब अमेरिका एक मल्टीपोलर वर्ल्ड में अपने आप को पाता है, और उसकी सिंगुलैरिटी, उसकी हाइपरपुशियंस, उसका हाइपर पावर और उसका सुपर पावर और उसकी जो महाशक्तिशाली विसाज है, इमेज है, वो धीरे-धीरे कम होती जा रही है। पर अमेरिका के पास, ये हमें नहीं बोलना चाहिए, अमेरिका भारत का एलाई है। क्योंकि हम देखेंगे 2017 में प्रेसिडेंशियल डायरेक्टिव निकाला प्रेसिडेंट ट्रंप ने, उसमें पहली बार अमेरिका के किसी भी राष्ट्रपति ने भारत देश का, इंडिया का नाम नहीं लिया था। उन्होंने कहा कि इंडिया शुड कम आउट ऑफ इट्स सिलो, इंडिया शुड कम आउट ऑफ इट्स ओन वेरी नैरो थिंकिंग, इंडिया शुड कम आउट of its isolation and sequestration, and India should impose itself on the rest of the world। पूरे विश्व के ऊपर भारत को विश्व गुरु की तरह अपनी शक्ति, अपना सॉफ्ट पावर और अपनी जो और फैसेट्स हैं, पॉजिटिव जो सकारात्मक फैसेट्स हैं भारत के, वो वहां पर विश्व में लाने चाहिए। और उसी प्रेसिडेंशियल डायरेक्टिव में शायद ये पहली बार बात की गई 2017 में प्रेसिडेंट ट्रंप और व्हाइट हाउस के द्वारा कि भारत को अफगानिस्तान में भी अपने स्ट्रेटेजिक फुटप्रिंट्स रखने चाहिए। हम जब पहले डिप्लोमेट्स के पास जाते थे अपने आईएपीए रिलेटेड क्रियाकलाप से, तो वो हम लोग बात करते थे कि अफगानिस्तान को लेकर भारत सरकार इतनी चुप्पी क्यों साधी हुई है, भारत सरकार इतनी चुपचाप क्यों है, मौन क्यों है, और हमारी विदेश नीति में एक नॉन सामरिक दृष्टि से अफगानिस्तान को रखा जाता है। जिस तरीके से भारत चाइना और पाकिस्तान के भविष्य में इन्वॉल्व है, क्योंकि वो लोग हमारे भविष्य, हमारे जनपद के साथ खेलना चाहते हैं, तो हम लोग अफगानिस्तान में इंटरवेंशनिस्ट क्यों नहीं होते। पर मोदी जी को कॉन्ग्रेचुलेट किया जाना चाहिए, जयशंकर जी को कॉन्ग्रेचुलेट किया जाना चाहिए कि उन्होंने कतर में जाकर इंडिया को एक अहम इंटरलोक्यूटर, एक डिप्लोमेटिस्ट और एक नेगोशिएटर बनाया इंडिया को। और क्या इंडिया अपनी मिलिट्री फोर्सेस वहां भेजे, इस बात को लेकर हम लोग भी कुछ नहीं ज्यादा बोलते थे, और अभी तक इस बातचीत के बारे में कोई बात नहीं है। पर हम आर्मी को देखें, आर्मी के लोगों से बात करें, सीनियर पर्सनल की बात करें, तो अफगानिस्तान में इंडिया का सामरिक फुटप्रिंट भी हो सकता है। और इसमें हम ये देखेंगे कि अमेरिका और इंडिया एलाइहुड की तरफ बढ़ रहे थे। मतलब जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर और जो प्रथम विश्व युद्ध है, उसमें एलाई का मतलब होता है, एलाई का मीनिंग होता है कि साझा दोस्त, और दोस्त भी जो हर बुरी परिस्थिति में एक दूसरे के लिए खड़े रहे। ऐसा ड्रीम था डोनाल्ड ट्रंप का, ऐसा ड्रीम है हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का। तो इन दोनों ने इस बात को आगे बढ़ाया, और इसके लिए हमारे जो और राजनयिक हैं, जो हमारे फोल्ड को बिलोंग नहीं करते, जो सो कॉल्ड राष्ट्रवादी फोल्ड को बिलोंग नहीं करते, उन लोगों ने स्पैनर इन द व्हील्स लगाने की कोशिश की। इस पूरी की पूरे विजय रथ को भारत, अमेरिका और इजराइल की जो ट्रायंगुलर कोएलिशन है, इसके पहिए में इन्होंने कीले ठोकने का प्रयत्न किया, जो कि उसमें ये लोग सफल नहीं रहे। तो हम अफगानिस्तान की तरफ वापस आते हैं। अफगानिस्तान को एक तरीके से पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया एक फ्रंटलाइन स्टेट की तरह आगे बने रहने के लिए। और जहां तक चाइना का विषय है, चाइना की डील पिछले 2 वर्षों से चाइना तालिबान के डेलीगेट्स को बुला रहा है बीजिंग में, और वहां के जो फॉरेन मिनिस्टर है वांग यी, उनसे मुल्ला बरादर की भी बातचीत हुई है, मुल्ला बरादर की भी बातचीत हुई है। और उन लोगों ने ये एक तरीके का सीक्रेट पैक्ट चाइना और तालिबान के बीच में हो चुका है, जो बीजिंग में इन किया गया कि जो जिंगजियांग में जो अराजकता है, जिंगजियांग में जो युगोटर्स के ऊपर अत्याचार और अन्याय और इनजस्टिस किया जा रहा है, उसको पूरा विश्व नजरअंदाज कर दे। ये चाइना की अपनी सोच है, उसको तालिबान नजरअंदाज कर दे। क्योंकि
बदकशा एक ऐसा एरिया है जो बफर एरिया है चाइना और अफगानिस्तान के बीच में। अगर तालिबान चाहेगा तो बदकशा को क्रॉस करके वहां पर जिंजियांग उइगर टर्क्स का जो रिबेलियन है उसको आगे भी बढ़ा सकता है। तो पहले ही ये प्रॉमिस, एक तरीके की प्रतिज्ञा ली जा चुकी है तालिबान के साथ। तालिबान ने ये बात स्टेट किया है, ये बात आगे रखी है कि अगर वे पावर में आते हैं, ये 1 वर्ष पहले की बातचीत है, पर वो लोग पावर में आ चुके हैं और चाइना को एश्योरेंस दे चुके हैं कि अगर आप हमें डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन देते हैं, अगर आप हमें एक कंट्री की तरह, सरकार की तरह रिकॉग्नाइज करते हैं, तो आपके बदकशान एरिया को हम बिल्कुल युगर से दूर रखें, युगर से हम लोग दूर रहेंगे और युगर टर्क्स की मदद नहीं करेंगे और आतंकवाद और रशिया के बारे में चाइना और तालिबान की पहली बातचीत हो चुकी है। ट्रंप ने भी यही प्रॉमिस ली थी फरवरी 2020 में। ट्रंप ने भी यही प्रॉमिस ली थी, यही प्रतिज्ञा ली थी तालिबानी से, तालिबान के लोगों से, उनके नेताओं से और उनकी मिलिशिया से कि कोई भी जो अफगानिस्तान का जो टेरेन है, अफगानिस्तान का जो क्षेत्र है, उसको एंटी अमेरिकन एक्टिविटीज के लिए किसी भी टेररिस्ट को, भले ही वो इस्लामिक स्टेट हो, तहरीक तालिबान हो, पाकिस्तान अफगानिस्तान के ट्विलाइट जोन में, या फिर वो अल कायदा हो, किसी को भी इस धरती पर तालिबान के रहते हुए वहां पर अमेरिका के अगेंस्ट और वेस्ट के अगेंस्ट टेररिस्ट एक्टिविटीज अंडरटेक नहीं करने दिया जाएगा। तो अब देखने वाली बात यह है कि तालिबान कोई कंट्री, कोई रेजिमेंटेशन नहीं है तालिबान में। ये लोग 50-100 व्यक्ति हुआ करते थे 20-25 वर्षों में। देवबंदी स्कूल और वहाबी स्कूल से इनका कोरिलेशन है और वहीं पे इनका जन्म हुआ। और जो इनकी फंडिंग है, वो फंडिंग के ऊपर हम देख सकते हैं, फंडिंग के ऊपर भी हम बात कर सकते हैं। तो व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड दैट इट इज द ड्रग ट्रैफिकिंग, the industry of drug trafficking, arms trafficking and human trafficking is the main source. These three sources are the main source through which the Talibani infestation gets all its funding, gets all its money. तो टेरिटरी ये एक तरीके से साम्यता है इस्लामिक स्टेट से। बाकी के जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, हरकतुल मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा, हरकतुल अंसार और तहरीक तालिबान, ये टेरिटरी और एरिया की डिमांड नहीं करते। ये सिर्फ अपनी आइडियोलॉजी को सोशल मीडिया और मदरसों के थ्रू फैलाते हैं। और पर इस्लामिक स्टेट और तालिबान ऐसे पहले टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। जो तालिबान तो अब एक इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशन है या नहीं है, ये या तो अमेरिका बताएगा या चाइना बताएगा या बाकी के कंट्रीज बताएंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि टेरिटरी लेने का काम और वहां से इस्लामिक टेररिज्म को, इस्लामिक फंडामेंटलिज्म को बढ़ाने का काम, टेरिटरी के बेस पे एक राष्ट्र को रिफ्यूज लेकर, एक राष्ट्र की रिफ्यूज लेकर आगे बढ़ाने का काम, ये सारा काम सबसे पहले आतंकवाद के इतिहास में इस्लामिक स्टेट ने किया और उसके बाद अब तालिबान कर रहा है। तो एक तरीके से हमें भी तालिबान के लिए, भारत को भी तालिबान के लिए अपना नजरिया बदलना था। जो जयशंकर जी ने और प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी ये पूरी तरीके से बदला है। इसका मतलब ये नहीं है पर हमें कम कश्मीर के बारे में नहीं सोच रहे हैं, पर भारत सरकार को भी एक तरीके की प्रतिज्ञा तालिबान से ये लेनी चाहिए कि कश्मीर में नॉर्थ अमेरिका, मोरक्को और इन क्षेत्रों की तरह, इंडोनेशिया, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया की तरह, फिलीपींस की तरह कश्मीर में अफगानी मुजाहिदीन आतंकवाद ना फैलाएं। वो तो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारा डिफेंस ऑपरेटर्स इतना सक्षम है कि अगर अफगानी आते भी हैं तो उनको वहां से मार भगाया जाएगा या उनको इंटेलिजेंस के थ्रू इमोबिलाइज कर दिया जाएगा, जो कि करवाया जाता रहा है। और कश्मीर में जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री इतने अच्छे सकारात्मक चेंजेस लाए हैं, 370 का इशू हो या वहां की ऑटोनॉमी का, या लद्दाख को एक प्रोविंस देने की बात हो, वो सारी बातें हो चुकी हैं। पर अफगानिस्तान, पर भारत को ये समझना चाहिए,
अमेरिका को भी ये समझना चाहिए कि क्या हम लोग तालिबान पे विश्वास कर सकते हैं। कैन वी ट्रस्ट अ नॉन स्टेट एक्टर? कैन वी ट्रस्ट एन इंसर्जेंट एक्टर? कैन वी ट्रस्ट एन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन टू लिव ट्रू to his words, to be truthful towards what it has promised both in letter, spirit and soul? ये बात हमारे सामने, ये बात मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। मेरी प्रस्तावना यही रहेगी। पर ये भी हम गलती ना करें कि वियतनाम और अफगानिस्तान को कंपेयर करें। वियतनाम और अफगानिस्तान को कंपेयर नहीं किया जा सकता। उनके बीच में कोई ज्यादा साम्यता मुझे नजर नहीं आती है, क्योंकि वियतनाम में हम देखेंगे करीब 55,000 अमेरिकन कैजुअलिटीज हुई। वियतनाम में 55,000 कैजुअलिटीज हुई और कम्युनिस्ट के आगे अमेरिका को भी हार माननी पड़ी, क्योंकि जो वीसी थे, वहां के होची मिन थे, जो वियत कॉन्ग को लेकर नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम के बीच युद्ध हो रहा था, उसमें अमेरिका इतना पावरफुल होते हुए भी, इतना शक्तिशाली होते हुए, इतना ताकतवर होते हुए भी उनको, नॉर्थ कोरिया को और होची मिन को हार नहीं दे पाया, पराजय नहीं दे पाया। और एक तरीके से ब्लडी नोज कहते हैं इसको अंग्रेजी में और इंटरनेशनल रिलेशंस के साहित्य में। एक तरीके से अपना ब्लडी नोज लेकर अमेरिका को वहां से निकलना पड़ा। अमेरिका चाहता तो रुक सकता था, और उससे पहले साउथ कोरिया की डाइम की गवर्नमेंट का पराभव हो चुका था। तो ये परिस्थिति थी, कंप्लीटली डिफरेंट है। हमको वियतनाम और अफगानिस्तान को साम्यता की दृष्टि से नहीं आंकना चाहिए, उसको नहीं हमें उस नजर में लाना चाहिए, क्योंकि अफगानिस्तान में लॉन्गेस्ट वॉर है, तालिबान के प्रेशर से अमेरिका नहीं लौट रहा है, और बस यही रैशनल ट्रंप ने दिया। और रही कि तो में नहीं, क्या वो काम क्या वो काम 2-3 वर्षों में अमेरिका के और ठहराव के साथ ये जो तोहमत लगाई जाती है, ये जो ब्लेम दिया जाता है अमेरिका को, वह कहीं ना कहीं 10% सही है। इराक में भी नेशन बिल्डिंग का काम पूरा नहीं हो पाया, पॉलिटिकल वैक्यूम हुआ, कहीं ऐसा अफगानिस्तान में तो नहीं हो जाएगा। तालिबान में आने के बाद और भी जो डोमेस्टिक मिलिशिया है, क्या वो युद्ध नहीं करेंगे? क्या वो तालिबान की अथॉरिटी को हराने का, परास्त करने का प्रयास नहीं करेंगे? और कहीं एनार्की, पेंडेमोनियम और कंप्लीट नेचुरल लॉ और एनार्की और कंप्लीट कंफ्यूजन तो नहीं फैल जाएगा अफगानिस्तान में? इस बात का दोनों को, बोथ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एंड ऑल्सो प्रेसिडेंट जो बाइडेन शुड हैव केप्ट इन द माइंड, क्योंकि जो ये कई बार ये बात सामने आ चुकी है। अगर हम न्यूयॉर्क टाइम्स की बात करें, हम वॉशिंगटन पोस्ट की बात करें और अमेरिकी मीडिया की बात करें, तो हम ये पाएंगे ये कई बार आकलन किया जा चुका है, कई बार एनालिसिस किया जा चुका है कि अमेरिका के जाने के बाद वहां की फोर्सेस और वहां की जो पुलिस फोर्सेस और सिक्योरिटी फोर्सेस ज्यादा दिन, ज्यादा महीनों तक तालिबान के अटैक का, तालिबान के सर्ज का सामना नहीं कर पाएंगी। जब अमेरिका को ये पता था, जब जो बिडेन को ये बात मालूम थी, तो क्यों अमेरिका वहां से विड्रॉ कर रहा है? यहां पर मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा सिर्फ ये कहकर कि R2P की बातचीत है, जिसमें अमेरिका के ऊपर एक तरीके की मूल्य वाली जिम्मेदारी है, उनके ऊपर एक तरीके की फिलैंथ्रोपी का तगमा है, उनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो जहां जहां डेमोक्रेसी नहीं है, जहां जहां अन्याय है, एक सुपर हीरो की तरह, एक बैटमैन कैरेक्टर की तरह, एक सुपरमैन कालील की तरह, जो कि अमेरिकन ड्रीम से रिलेटेड मैं बात आपके सामने कर रहा हूं, उसके ट्रू रहते हुए अपनी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के इथोस को, भारत के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी अहमदाबाद के इथोस को आगे रखते हुए उन्हें डेमोक्रेसी का परचम आगे लहराना चाहिए था। क्योंकि अफगानिस्तान जो काबुल गवर्नमेंट थी, जो काबुल डिनोमिनेशन था, उसमें इतनी ताकत नहीं है, उसमें इतना वेयरविटल पहले भी नहीं था। और ये अमेरिकी मीडिया और अमेरिकी जो थिंक टैंक्स के जानकार हैं,
उन्होंने ये कई बार ये बात सामने रखी, अमेरिकी सरकार के सामने ये प्रस्तुत की, व्हाइट हाउस के सामने। पर क्या कारण है कि अमेरिका वहां से लौट रहा है? इसको हम देख सकते हैं, एक किले के चारों तरफ पानी भरा होता है ताकि दुश्मन वहां आ न सके। इसे हम कह सकते हैं इजराइल और अमेरिका की परिभाषा में माउंट सिटाडेल, सिनाई, द माउंट ऑफ सिनाई, द माउंट ऑफ सिनाई सिटाडेल, किला सिनाई का। तो एक तरीके से जब से 2016 में प्रेसिडेंट ट्रंप आए, तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने यह प्रयत्न किया कि एक तरीके से अमेरिका इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली अपने आप को वैश्विक परिदृश्य से विड्रॉ कर ले और वापस आ जाए। और यही पॉलिसी को अपोज करके जो बिडेन आए। कोविड भी एक कारण था, अमेरिका में कोविड की रोकथाम भी एक कारण थी, पर इन्हीं पॉलिसीज को लेकर जो बिडेन आए। पर अब हमारे सामने ये एक आश्चर्य करने वाला डेवलपमेंट है। हम सब लोग स्तब्ध हैं कि जिन ट्रंप की पॉलिसीज को जो बिडेन ने विदेश नीति के परिदृश्य में रिजेक्ट किया, वो सारी की सारी पॉलिसीज, कम से कम 90% पॉलिसीज को वहां पर फॉलो किया जा रहा है। और इसका पहला एग्जाम्पल है इमिग्रेशन अमेरिका में, जिसमें हम देखेंगे कि इमिग्रेशन में बच्चों और पेरेंट्स को अलग रखने की चीज के अगेंस्ट, इस नियम के अगेंस्ट जो बाइडेन ने बातचीत की थी, पर इस चीज को ये आगे ला रहे हैं अब। वैसे ही ट्रंप ने विड्रॉ करने की प्रॉमिस दी अफगानिस्तान से, और जो बिडेन ने भी इसको होल हार्टेडली अफगानिस्तान से विड्रॉ करने की के नियम को, प्रिंसिपल को, डिसीजन को फॉलो किया है। पर मुझे लगता है कि अमेरिका की वैश्विक जिम्मेदारी बनती है कि एक बार वो युद्ध लड़ता है इराक और अफगानिस्तान जैसे राष्ट्रों में, तो उसे नेशन बिल्डिंग, जब तक मिशन एकॉम्प्लिश्ड, जो हॉलीवुड का टर्म है, जब तक टॉम क्रूज का मिशन एकॉम्प्लिश्ड है, जब तक मिशन एकॉम्प्लिश्ड नहीं हो जाता, वहां पर एक ताकतवर सरकार काबुल में नहीं आ जाती, उनकी सैन्य शक्ति पावरफुल हो जाती, शक्तिशाली हो जाती, उनका इकोनॉमिक ट्रेड और इकोनॉमिक सेटल हो जाता वेस्ट एशिया और विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, तब तक अमेरिका को कुछ वर्षों तक और रुकना चाहिए था अफगानिस्तान में, पर ये ऐसा नहीं हुआ। और सिक्योरिटी डिलेमा नाम की भी कोई बातचीत पहले अफगानिस्तान और तालिबान के बीच में, काबुल और तालिबान के बीच में नहीं थी। सिक्योरिटी डिलेमा हम ग्लोबल पॉलिटिक्स में जाएं, हम ये पाएंगे कि जो दो एंटागोनिस्ट है, दो एनिमीज हैं एक दूसरे के, उनको एक दूसरे की शक्ति के बारे में आइडिया नहीं रहता। दे आर नॉट एबल टू गेज द पावर ऑफ द एनिमी, सो दे आर ऑलवेज इन अ काइंड ऑफ अ under the shadows of a black curtain or an iron curtain. They are not able to what is the exactitude of the caliber and the power and the military and economic strength of the other. पर अफगानिस्तान में ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सिक्योरिटी डिलेमा की जो परिभाषा है, ये भी किसी तरीके से लागू नहीं होती, क्योंकि तालिबान और अफगानी जो गवर्नमेंट थी, इनको कई वर्षों से ये बात पता थी। 80s के बाद से पूरा विश्व जानता है कि यहाँ कोई आयरन कर्टेन नहीं है, यहाँ कोई कम्युनिस्ट रूपी ब्लैक कर्टेन नहीं है, और सारे जो प्रतिद्वंदी है एक दूसरे की कमजोरियां और एक दूसरे की महत्वाकांक्षाओं को और शक्ति को बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं। तो मैं समझता हूं कि भारतीय सरकार को भी अमेरिका के साथ मिलके एक डिप्लोमेटिक वॉरफेयर पाकिस्तान के अगेंस्ट, पाकिस्तान के डीप स्टेट के अगेंस्ट कंटिन्यू करना पड़ेगा, जो कि थोड़ा मुश्किल अब माननीय प्रधानमंत्री को पड़ेगा, जो कि थोड़ा मुश्किल अब जयशंकर जी को पड़ेगा, क्योंकि व्हाइट हाउस में काबिज होने चाहिए थे डोनाल्ड ट्रंप, ऐसा मेरी सोच है, ऐसी मेरी सोच है। वो वहां पर नहीं है, और जो बाइडेन क्योंकि डेमोक्रेट हैं, तो वो एक तरीके से सेंट्रिस्ट तो हैं और प्रोग्रेसिव भी हैं, और प्रोटेक्शनिज्म और विड्रॉल की जो पॉलिसी है, ये अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी की धुरी बन गई है, जिसके हिसाब से अमेरिका अपने इंटरनेशनल एंगेजमेंट से अपने आप को विड्रॉ करना चाह रहा है। उसी माउंट सिनाई वाली बातचीत में मैं फिर आऊंगा कि पानी के ऊपर से ड्रॉबेज हटा दिया गया ताकि एनिमी पानी को क्रॉस करके
माउंट सिनाई में एंटर नहीं हो सके। माउंट सिनाई जो कि अमेरिका है, अपने आप को सुपीरियर कंट्री कहता है, अपने आप को सुपीरियर सिविलाइजेशन कहता है, वो उनकी अपनी बात है। पर ये ड्रॉब्रिज बंद कर दिया गया है और अफगानिस्तान को अपनी प्रॉब्लम्स को डोमेस्टिकेटेड तरीकों से सॉल्व करने के लिए कहा गया है, जो मेरे हिसाब से, मेरे विचार से एक स्ट्रेटेजिक मिस्टेक है और एक ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर की तरफ शायद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि आज ही ये न्यूज में देखा जा सकता है, आज की ये खबर है, आज की ये न्यूज है कि अमेरिका ने ये प्रॉमिस किया है लीपापोते की तरह कि 30,000 अफगानी रिफ्यूजीज को अमेरिका अपने अंदर शरण देगा, कनाडा 8,000 रिफ्यूजीज को देगा, और अलग अलग देशों ने कुछ अपने अपने फिगर सामने रखे हैं, जिनसे हम पाते हैं कि अमेरिका जैसे राष्ट्र जिनको बड़ी जिम्मेदारी निभानी थी, अब छोटी जिम्मेदारी निभाकर अपना पल्ला झाड़ना चाहते हैं ये लोग अफगानिस्तान से। मुझे ऐसा लगता है कि चीजों को पूरी तरीके से समझे बिना अमेरिका को काबुल से नहीं लौट जाना चाहिए था, क्योंकि चाइना काबिज हो जाएगा अफगानिस्तान में तो भारत के लिए ये बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक हेडेक की तरह, माथापच्ची की तरह चीज सामने आएगी। सीपैक और बीआरआई की बातचीत पहले ही कल अपना हमारे श्रोतागण जानते हैं, तो सीपैक को शायद एक्सटेंड किया जा रहा है, किया जाएगा अफगानिस्तान में, जिससे कि भारत का वेस्टर्न एशिया की तरफ से और सेंट्रल एशिया की तरफ से एक तरीके का एनसर्कलमेंट चाइना पूरी तरीके से प्रयत्न करने का, इंडिया को सराउंड करने का प्रयत्न चाइना करेगा। और जहां तक पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान को हम ज्यादा सीरियसली नहीं लें, क्योंकि वो एक फेल्ड स्टेट है। पाकिस्तान इज अ काइंड ऑफ अ फेल्ड स्टेट वेयर all the barometers of human development have been relooked into. But with Pakistan dilly-dallying between China on one hand and United States of America on the other hand, it becomes another trustworthy interlocutor. It becomes another untrustworthy country which can either go the Chinese way or it can go the American way. क्योंकि अब अमेरिका के लिए पाकिस्तान एक तरीके से फ्रंटलाइन स्टेट पिछले कई वर्षों से नहीं रहा है, तो भारत फ्रंटलाइन स्टेट पाकिस्तान की तरह नहीं, पर कंधे से कंधे मिलाकर शोल्डर टू शोल्डर फ्रेंड ऑफ अमेरिका क्या हम लोग बन पाएंगे, इक्वल स्टेटस, इक्वल परिधि में और इक्वल परिस्थितियों में। ये बातें हमको, इन बातों पे सोचना चाहिए, इन बातों पे हमको अपने थॉट्स देने चाहिए, रुमिनेट करना चाहिए। पर मुझे लगता है कि अमेरिकी विड्रॉल विश्व के लोगों को भी मान्य नहीं है, वैश्विक सरकारों को भी मान्य नहीं है, और भारत को कश्मीर के कारण यहाँ पर अपने कदम बड़े से जो अमेरिकन अपने अमेरिकन ड्रीम को, when they talk about their wonder years, when they talk about the Vietnam War years, the pre-Vietnam War years, then the image that immediately comes to the mind of a IR analyst stationed in New Delhi or in India happens to be that of a lawn which by a canopy of trees. There are two kids, boy who is just 7 years of age, and both of them are enjoying their life, studying hard at the government school, and thus that is the signification. This image signifies the prosperity, wealth, stealth, and the expense of the American power. भारत को भी इसी दिशा कि अमेरिका को अफगानिस्तान से विड्रॉ नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इसके बहुत सारे हैं जिनसे भारत को हानि पहुंच सकती है, और पाकिस्तान जो खुलकर खेल रहा है, पाकिस्तान को तो फायदा पहुंच ही रहा है, और चाइना ने तालिबान को अपना लैपटॉप बनाने की शुरुआत कर ही दी है। यही मेरे कुछ नम्र विचार थे जो मैं नैरेटिव और बाकी नैरेटिव की टीम जिन्होंने मुझे बुलाया और मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया। धन्यवाद, नमस्कार।
धन्यवाद सर। आपने जो प्रेजेंटेशन रखा है व्यापक और बहुत सारे विषयों को स्पष्ट करता हुआ ये सारा प्रेजेंटेशन रहा है। आपने अमेरिका की जो एक लीडरशिप पोजीशन रही है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, जो हेजिमॉन हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कहते हैं या वर्ल्ड लीडर इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जब कहते हैं, तो वो एक एश्योरेंस भी देता है, एक प्रॉमिस भी देता है कि अपने मित्र और सहयोगियों कि जहां भी वो इंटरवेंशन करेगा या फिर जब उनके हितों की बात आएगी तो उनके हितों की रक्षा के लिए वो साथ में खड़ा रहेगा। जैसे आपने कहा है कि अमेरिका ने जो इराक में किया या फिर अभी अफगानिस्तान में जो हुआ है, उससे एक मैसेज, एक जो संदेश है वो तो इंटरनेशनल कम्युनिटी में गया है कि जब इनके हितों की बात नहीं होती या इनके हित सफाई से होते हुए नहीं दिखाई देते हैं, तो फिर वहां की जनता को अधांतर या फिर इंग्लिश में जिसे हम लर्च कहते हैं, उसमें छोड़ करके वो चले जाते हैं। आपने जैसे राइटली कहा है कि जिस प्रकार से इंटेलिजेंस फेल्योर, तो मैं नहीं कहूंगा कि वो हुआ है, वो तो मुझे लगता है कि अब वो सस्टेनेबल नहीं लग रहा था उनको और ज्यादा समय रहना नहीं है, इसलिए उन्होंने ये सोचे बिना कि वहां की ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन किस प्रकार से अनफोल्ड होगी, इसके बारे में कोई विचार ना करते हुए उन्होंने वापस ले लिया है। लेकिन इसी के साथ में आपने एक पासिंग रेफरेंस दिया है कि 1989 में जैसे तालिबान वहां पर प्रभावी होने लगा, उसी दौरान में जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस थी, वो भारत में भी आती हुई हमको दिखाई दी। और वहां पे 1989 और 1990s के दशक में हमने वहां पर कश्मीरी हिंदुओं का एक प्रकार से जो उन पर अत्याचार हुए, उनकी निर्मम हत्याएं हुई, उनको पलायन करना पड़ा, ये परिस्थितियां वहां पर बनी। क्या आने वाले समय में अगर तालिबान वहां पर सत्ता पे आता है और अफगानिस्तान और पाकिस्तान मिलकर के इस प्रकार से अगर उनका ज्वाइंट कोलैबोरेशन में अगर काम होता है, तो क्या आपको लगता है कि वो जो परिस्थितियां 1980s या 1990s की, जो लेट 1980s और 1990s, अर्ली 1990s, पूरा 1990s में जो हुआ था, वो परिस्थितियां वैसे बनने की संभावना बन सकती है? एक पहला सवाल है। दूसरा सवाल ये भी है कि भारत ने जैसे आपने कहा कि भारत ने विथड्रॉ नहीं करना चाहिए था। मैं आपके इतना तो एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन जब अमेरिकन फोर्सेस और नेटो फोर्सेस ही वहां से निकल गई थी, हमारा प्राइमरीली कोई सिक्योरिटी रिलेटेड कोई काम था नहीं। हमने वहां पर जनरली जो भी ह्यूमन सिक्योरिटी से संबंधित, यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल निर्माण, इंस्टीट्यूशंस को बनाने के संबंधित, और इसी के साथ में जो सलमा डैम जैसे जो प्रोजेक्ट्स है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के संबंधित हमने प्रोजेक्ट्स चलाए थे। मिलिट्री इंटरवेंशनिस्ट के तौर पर हम एक राष्ट्र के तौर पर वहां पर नहीं थे, तो हमारा वहां पर रहना वैसे भी फिजिबल था नहीं, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन जो भी भारत ने एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है, जो निवेश वहां पर किया है, क्या वो आबादित रह सकेगा या फिर तालिबान फोर्सेस जो है पाकिस्तान और चाइना के साथ मिलकर उसको डिसमेंटल करते हुए इंडिया के साथ एनिमोसिटी और बढ़ाएंगे? ऐसे दो सवाल आपको है, आपके सामने है सर। जी बिल्कुल विवेकानंद जी, मैं कहना चाहूंगा कि एक टर्म मैंने इस्तेमाल नहीं किया अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की टर्मिनोलॉजी से, वो है रिहेबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन। तो अगर हम अफगानिस्तान को देखें, तो मैं इराक की बात इसलिए कर रहा हूं मैं बार बार, क्योंकि रिकंस्ट्रक्शन भी इराकी जो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म था 1991 में और 2001 में जो ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम हुआ, जिसमें कि अमेरिकन ने इंटरवीन किया इराक में, तो वहां पर नेशन बिल्डिंग, रिकंस्ट्रक्शन और रिहेबिलिटेशन, ये दो आर्स थे जो अमेरिका की पॉलिसी के बाद के घटक बने, बाद के एग्जाम्पल्स बने। तो ये रिकंस्ट्रक्शन किया तो गया है, पर प्रश्न ये है कि क्या ये बहुत प्रीमेच्योर डिसीजन अमेरिका का है या नहीं है। क्योंकि अगर न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट को देखें, तो उन्होंने तो यही डिक्लेयर किया है कि ये शायद एक इंटेलिजेंस फेलियर हुआ। अब कितना सही है वो धीरे धीरे, सब लोगों ने ये बात भी सामने रखी है कि क्यों अमेरिका विड्रॉ कर गया और काबुल गवर्नमेंट का इतना जल्दी पराभव कैसे हो गया, इसके बारे में धीरे धीरे फिल्टर होके धीरे धीरे इंफॉर्मेशन पूरे विश्व के राजनीतिज्ञों के आगे आएगी और विश्व पब्लिक ओपिनियन के आगे आएगी। जहां तक इंडिया का सवाल है, शायद अगर मैं सही कह रहा हूं तो $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट इंडियन गवर्नमेंट और इंडिया के जो व्यवसायी हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं,
वो लोग ये सब कर चुके हैं। और क्या इसको सस्टेन करने देंगे तालिबानी लोग? क्या इंडियन बिजनेसमैन जिस आसानी से, जिस ईज के साथ जाया करते थे अफगानिस्तान में, अपना बिजनेस किया करते थे, अपना व्यापार किया करते थे, और वहां की पार्लियामेंट बनाने में हमारा योगदान दिया है, भारत ने योगदान दिया, वहां के हॉस्पिटल्स में, वहां के एजुकेशन सिस्टम में। और वहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी 1996 में के बाद से लेकर 2001 तक, जब तक तालिबान का प्रथम रूल वहां पर रहा, वो है महिलाओं की स्थिति। तो जेंडर एम्पावरमेंट, जेंडर हरेसमेंट और जेंडर इक्विटी के लिए भी भारतीयों ने बहुत काम किया, और बाकी इंटरनेशनल एजेंसीज ने भी जेंडर पार के लिए, जेंडर इक्विटी के लिए काम किया। और तालिबान ने ये बात बोला तो है, ये बात बोली तो है कि हॉस्पिटल्स में महिलाएं काम करेंगी, पर दूसरे और मीडिया में काम करेंगी, पर ऐसी घटनाएं भी सामने आ रही हैं धीरे धीरे मीडिया में, और जो ऑथेंटिक सोर्सेज उनमें आ रही हैं कि लेडीज को वहां पर अभी भी अकेले एस्कॉर्ट के बिना घूमने नहीं दिया जाएगा, और उनको पूरा बुर्का पहन के घूमना पड़ेगा। और साथ ही में ये भी कहा गया है कई मीडिया हाउसेज में कि अब आपकी लेडीज को कहा गया है कि आपकी जरूरत नहीं है और आप अपने घर जा सकती हैं, और अब आप हमारे मीडिया हाउस में काम नहीं करिए। तो हाथी के दांत जो होते हैं वो खाने वाले कुछ और होते हैं और दिखाने वाले कुछ और होते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि रिफॉर्म्ड तालिबान, या जो पहले डिस्कशन होता था आज से 10 वर्ष पहले, गुड तालिबान या बैड तालिबान, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि अब तालिबान वही करेगा जो उनका शूरा कहता है, जो उनको शरीयत जिस चीज के लिए उनको आगे प्रेरित करता है। और इसमें भारत को सजग रहने की जरूरत है। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप सही कह रहे हैं विवेकानंद जी, कि अमेरिका के लिए ज्यादा स्टे करना ओवर स्टे करने के बराबर था, और सस्टेनेबल फाइनेंशियली और मिलिटरीली नहीं था। पर क्या लर्च में छोड़कर एक कंट्री को चले जाए, ये भी एक दुखदायी घटना की तरह से सामने आया है। आई थिंक टू कंक्लूड दैट India should have told the Americans to stay. The international community should have clamored for the American surge part 2 in Afghanistan. Only then, United States of America would have lived true to its role of a global leader, to its role as of a global power, which apart from its single betterment of डिफीज्ड पॉपुलेशन। मैं यहाँ पर अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। थैंक यू सर। अब एक राहुल गुप्ता जी से एक सवाल आया है, हमारे श्रोता है वे, मेरे वो छात्र भी रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरे कॉलेज में पढ़ रहे थे। मैं वो सवाल आपको पढ़ के बताता हूँ सर, उस पर भी आप थोड़ा सा अपने विचार रखें। As we know, Taliban is largely a force made up of Pashtuns, which constitute no more than 40 to 45% of the total population of Afghanistan, with other major ethnicities like the Tajiks, 25%, and Hazaras or Hazaras, 10%, sharing at severe they are at the receiving end of this severe persecution at the hands of the Pashtun-led Taliban, and should India, along with like-minded regional powers on board, put its weight behind non-Islamists. Non-Pashtun militia groups like the Northern Alliance, led by Tajik warlords, in containing Taliban's power in Afghanistan and indirectly that of Pakistan. तो ये एक सवाल है सर, आप इस पर अपने थोड़े मार्गदर्शन करिएगा। हाँ, मैं इसमें यही बात सामने रखना चाहूंगा कि पाकिस्तान का जो पूरी राजनीति है वो अफगानिस्तान में बलवा और रिबेलियन। जी सर। पाकिस्तान में कोई भी घटना होती है या कोई फमीन हो, तो दैट वे पाकिस्तान, ऑल द बोथ ऑफ पाकिस्तान आर ड्यू टू इंडिया। एक तो ये फैसेट इज समथिंग
which I wanted to bring out as far as this general discussion and deliberation is concerned. I personally feel, without going into the ethnic minorities or without going into the ethnic uh, division of the various indigenous people in Afghanistan, I would just like to say that it's a kind of a deep state. The inter-services intelligence and the Rawalpindi headquarters, the military headquarters of the Islamic Republic of Pakistan, they play a very active role with Middle East money and earlier with other Western money, so that they can really have a more than a stake in the internal affairs of Afghanistan. And it lies in the personal interest of Pakistan not to let the Afghani land highways develop all across, moving from Central Asia, Dushanbe to Afghanistan, crisscrossing across the length and breadth of Pakistan and going into the Arabian Sea. Because that would no longer keep Afghanistan as a kind of a landlocked American base. We do have a presence in Tajikistan, because of which India is blocked by Pakistan, and the entire policy of Pakistan lies in blocking a kind of a medley between Afghanistan, whatever might be the internal state of Afghanistan. But the cultural trysts between India and Afghanistan are also very old. Who can forget the tale of Kabuliwala? Who can forget uh, the character of Amitabh Bachchan in the movie Khuda Gawah, wherein the moment he enters the Himalayas, he says, Badshah Khan ko Hindustan ka salam, है ग्रेट मेरा सरजमीन है हिंदुस्तान. ये लैंग्वेज उर्दू है और कैरेक्टर मुस्लिम्स हैं, पर जिस तरीके का ट्रेड रिलेशन, जिस तरीके का काबुली वाले और ड्राई फ्रूट्स का रिलेशन भारत और अफगानिस्तान के बीच में था, वो रिलेशनशिप पाकिस्तान खत्म करना चाहता है और खत्म करने के लिए निरंतर प्रयासरत है. उसे एक नया हेजीमॉन मिल गया है, उसे एक नया स्पॉन्सर मिल गया है अपने टेरर के लिए, वो है चाइना. मैं अपनी बात बस यहीं पे रखना चाहूंगा और यहीं पर खत्म करना चाहूंगा. धन्यवाद सर. आपने विस्तार से बात भी रखी और हमारे जो भी सवाल थे उनका भी जो समाधान है विस्तार से किया. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. जैसा आपने कहा है कि अफगानिस्तान और भारत के ऐतिहासिक दृष्टया भी संबंध रहे हैं, लेकिन आज की परिस्थिति को अगर देखते हुए हम सारी परिस्थितियों का अगर जायजा लेते हैं, जैसे आपने कहा था ये जो देवबंदी और वहाबी वहाँ की जो इस्लाम के जो सेक्ट्स हैं या फिर इस्लाम के मानने वाले जो उस दर्शन को मानने वाली जो वहाँ की विचारधाराएं हैं जो तालिबान पर प्रभावी है, उस प्रकार की विचारधाराएं कहीं भारत में भी ना पनपे और उनका जो एक प्रकार से उनको एक एनकरेजमेंट, उनको प्रोत्साहन ना मिले, इसलिए मुझे लगता है कि इंटरनली भी हमको कोशिशें करनी चाहिए. हमने हाल ही में कुछ वार्ताएं सुनी, कुछ न्यूज सुनी कि जहां पर तालिबान की वहां पर सत्ता आते यहाँ पे कुछ लोगों ने उसका समर्थन करना या फिर उसके प्रति अपना हर्ष जताने की जो कोशिशें की थी, ये इससे हम अनभिज्ञ नहीं रह सकते, ये हमें पता है. इसी के साथ मुझे लगता है कि उस दिन मैं क्लास में पढ़ा रहा था और मुझे विद्यार्थियों ने पूछा कि सर क्या हमें हमारा जो निवेश खराब हो जाएगा इसलिए हमें और इंटरवेंशन करना चाहिए क्या? तो मैंने कहा कि बहुत ज्यादा इंटरवेंशन करने की आवश्यकता नहीं, जो निवेश हुआ है वो हुआ है और ज्यादा वहां पर निवेश करके हमारी मैन फोर्स को वहां पर जो हमारी मिलिट्री पावर को वहां पर निवेश करते हुए और ज्यादा नुकसान सहने की हमें आवश्यकता नहीं. हमें चाहिए कि हम हमारी बॉर्डर्स को फोर्टिफाई करें और साथ ही में हमें अपने राष्ट्र को एक स्ट्रॉन्ग पिलर्स पर खड़े करने की कोशिश हमें करनी चाहिए. अमेरिका हो या और अन्य कोई राष्ट्र हो, जो क्वाड वगैरह की बात हम कर रहे हैं, इन सभी के संबंध में हमें अपने हितों को, अपने उद्देश्यों को प्राथमिकता देते हुए, जैसे अंतरराष्ट्रीय राजनीति में जो रियलिज्म, वास्तववाद ये जो कहता है कि ना कोई परमानेंट फ्रेंड है ना कोई परमानेंट फो है, हमारे जो परमानेंट है वो इंटरेस्ट है. हमारे इंटरेस्ट को केंद्र में रखते हुए हमें जो भी करना चाहिए वो हमें करना चाहिए.
ये कहते हुए आज की इस कार्यक्रम की आज के इस नेशनल वेबिनार की समाप्ति हो गई, ये मैं घोषित करता हूँ। आप सभी दर्शकों ने और साथ ही में शुभम जी ने इस कार्यक्रम की बहुत ही सरल और अच्छे ढंग से इसका संचालन किया और हम सबका मार्गदर्शन डॉक्टर मनन द्विवेदी सर ने किया, इसलिए और एक बार आपका आभार और अभिनंदन सर। धन्यवाद, नमस्कार सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सामान्य भाषा में एक ऐसी जटिल पूरे घटनाक्रम का विवरण दिया जो कि हम बहुत ही मुश्किल से समझने का प्रयास कर रहे थे। जैसे बहुत से दर्शक हैं और लगातार नैरेटिव्स में कमेंट करके पूछते हैं कि अफगानिस्तान की स्थिति पर आप कुछ वेबिनार कीजिए, कुछ कीजिए। तो आज का जो ये वेबिनार था, मुझे लगता है कि एक ऐसी परिचर्चा थी, ऐसा संदेश गया है, ऐसा पूरा एक्सप्लेनेशन है कि जिससे इस पूरे संकट, इस पूरे घटनाक्रम पर एक-एक बारीकी से आपने पूरी बात को रखा है, पूरी चर्चा की है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद नैरेटिव के प्लेटफॉर्म पर उपस्थित होने के लिए। विवेकानंद जी, आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद आज के इस कार्यक्रम में मॉडरेटर की भूमिका निभाने के लिए। सभी दर्शकों का धन्यवाद जो इस पूरे वेबिनार के दौरान हमारे साथ जुड़े रहे, आपने प्रश्न पूछा। कुछ प्रश्न और आए हैं जिनके हम उत्तर नहीं, समय की एक गरिमा की वजह से हम उसके उत्तर नहीं ले सके, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि डॉक्टर मनन द्विवेदी जी से हम उसके उत्तर लिखित में एक आर्टिकल के माध्यम से ले सकें। सभी दर्शकों का धन्यवाद। द नैरेटिव से जुड़े रहिए।